नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला शाग बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़। आज आपसे पोषण पर चर्चा करूंगी, जो कि बीए पार्ट 3 यूनिट 1 पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है और बीएससी पार्ट 2 होम साइंस में भी पढ़ाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे पोषण, उसकी परिभाषा, प्रकार और पोषक तत्वों के वर्गीकरण पर। आप यहाँ चित्र में बैलेंस डाइट को देख रहे हैं। स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए संतुलित आहार का आयोजन अनिवार्य है। अतः आहार व पोषण विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धतियों का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। भोजन से पोषण प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धर्म, जाति, परंपरा, आर्थिक स्तर, जलवायु एवं क्रियाशीलता के अनुसार लोगों के भोजन में अंतर होना स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। शरीर को स्वस्थ रखना, वृद्धि एवं विकास करना, शरीर को क्रियाशील रखने के लिए समुचित ऊर्जा प्रदान करना भोजन के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में से है। ऐसा भोजन जो इन कार्यों को संपन्न कर सके बैलेंस डाइट कहलाता है। अब हम पोषण पर चर्चा करेंगे। पोषण में वे समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके उचित उपयोग करने तक होती हैं। प्रतिदिन ग्रहण किया गया भोजन आहार कहलाता है। शरीर में आहार का पाचन तथा अवशोषण पोषण कहलाता है। शरीर का संबंध पोषक तत्वों से है जो भोजन द्वारा शरीर को उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। अच्छे पोषण को सिर्फ पोषक तत्व ही प्रभावित नहीं करते, उनके लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, उचित व्यायाम, पर्याप्त निद्रा व विश्राम भी अति आवश्यक होता है। पोषण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पोषण आहार तत्व संबंधी विज्ञान है जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ है। आहार, पोषण तत्व व अन्य तत्व, उसका प्रभाव और प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य व बीमारी से उसका संबंध व संतुलन का विज्ञान ही पोषण है। पोषण चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो हमें उन सभी प्रतिक्रियाओं का बोध कराए जिससे प्राणी अपने आहार से पोषक तत्व प्राप्त करके पाचन द्वारा उन्हें सूक्ष्मतम अंतिम अंशों में विभक्त करके अवशोषण द्वारा रक्त व लसिका वाहन नलिकाओं में शोषित करने और अंग प्रत्यंगों में उनका यथोचित उपभोग करने में सक्षम होता है। परिणाम स्वरूप शरीर निर्माण, वर्धन, सुगठन, क्षतिग्रस्त अवयवों एवं कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है और ऊर्जा तथा उष्णता मिलती है। उसे पोषाहार या पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषाओं को देखिए। सर होराल्ड के अनुसार जीवित प्राणियों पर भोजन तथा उनके घटकों के प्रभाव ही पोषण है। टर्नर के अनुसार पोषण उन प्रतिक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोज्य पदार्थ को प्राप्त कर पोषक तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, वृद्धि के लिए तथा इसके घटकों के पुनर्निर्माण के लिए करता है। पोषण के प्रकार देखिए। पोषण को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: उत्तम पोषण, अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण। उत्तम पोषण अर्थात पर्याप्त पोषण जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर की कार्य क्षमता शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहती है, अर्थात संतुलित आहार युक्त भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी तत्व सही मात्रा में, अनुपात में व संतुलन में हो तथा शरीर में उसका उचित उपयोग हो सके, पर्याप्त पोषण कहलाता है। आप यहाँ पर स्वस्थ भोजन की थाली देख रहे हैं। तो हमारे आहार को पर्याप्त गुड न्यूट्रिशन बनाने के लिए, उत्तम पोषण युक्त बनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सब्जियां लेनी चाहिए जो कि सीजनल हो। 40% तक समावेश हो उनका, 10% तक सीजनल फल लेना चाहिए, साबुत अनाज या होल ग्रेन्स 25% और स्वस्थ प्रोटीन 25% लेकर हम अपने आहार को संतुलित आहार बना सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ लेने चाहिए और पेय पदार्थों में शक्कर अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। स्वस्थ तेल
जिसमें जैतून, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल का उपयोग जो है हम कर सकते हैं और इस प्रकार के आहार का समायोजन करके हम अपने आहार को उत्तम पोषण युक्त बना सकते हैं। अगला आप देख रहे हैं अपर्याप्त पोषण। तो अपर्याप्त पोषण यानी कि एक प्रकार का कुपोषण है जिसमें भोजन मात्रा व तत्वों की दृष्टि से शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है। परिणाम स्वरूप लगातार ऐसा आहार ग्रहण करते रहने से पोषणहीनता जनित रोग जो है वो हमारे शरीर में हो जाते हैं और ऐसा मुख्य रूप से गरीबी के कारण होता है और अज्ञानता के कारण होता है। जब लोगों को पोषण के बारे में जानकारी न हो तब भी वे जंक फूड खाते हैं अत्यधिक मात्रा में, जो कि अमीर वर्ग के लोग भी बहुत इस तरह के आहार को प्रेफरेंस देते हैं और इस तरह से हमारे आहार को, अपने आहार को भी अपर्याप्त पोषण युक्त बना लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 462 मिलियन लोग जो है कुपोषण के शिकार हैं और 159 मिलियन बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हैं। कुपोषण के दुष्प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पर। जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें अगर प्रोटीन की कमी हो, हीनता हो तो बच्चों में क्वाशियरकर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की संयुक्त कमी होती है तो कम भारीता, वयस्कों में मरासमस हो जाता है और अगर अधिक मात्रा में लें तो मोटापा हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, त्वचा व नेत्र रोग के विकार हो जाते हैं। क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है इसलिए अधिक मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी अधिक मात्रा लेंगे तो हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाता है और विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी होने से रिकेट्स बच्चों में हो सकता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। हाइपर विटामिनोसिस डी भी हो जाता है। और विटामिन ई की अगर कमी होती है तो प्रजनन में असमर्थता, विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का जमने में अवरोध होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो सकता है। राइबोफ्लोविन की कमी से फ्लेविनोसिस हो सकता है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया व ऑस्टियोपोरोसिस, दंत क्षरण की शिकायत हो सकती है। फ्लोरीन की कमी से दंत क्षरण और फ्लोरोसिस अधिकता से हो सकता है। आयोडीन की कमी होती है तो गाइटर नामक रोग हो जाता है। लोह तत्व की कमी होने से रक्ताल्पता या एनीमिया हो सकता है। तो इस तरह से आपने जाना कि विभिन्न प्रकार की अगर अपर्याप्त पोषण ले तो बीमारियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन बीमारियों से व्यक्ति का शरीर जो है वो ग्रसित हो सकता है। तो इसलिए हमें पर्याप्त पोषण ही लेना चाहिए। अब पोषण का तृतीय प्रकार हम देखेंगे, अत्यधिक पोषण। कई बार माताएं बच्चों को लाड़ प्यार में भी बहुत अधिक भोजन कराती हैं, कई बार अज्ञानता के कारण भी अधिक भोजन किया जाता है, कई बार जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होने पर भी लोग अधिक भोजन करते हैं। तो अत्यधिक भोजन जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह भी एक प्रकार का कुपोषण है जिसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे मोटापा और धीरे धीरे मोटापा से संबंधित अन्य बीमारियां भी शरीर को घेर लेती हैं। हृदय रोग और रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने से वे अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती हैं, उच्च रक्तचाप हो जाता है और अन्य समस्त बीमारियां जो है वे आक्रमण कर सकती हैं। परंतु हम इसमें देखेंगे कि अगर मान लो ऐसा हो भी जाए तो शरीर में हम जो आहार लेते हैं उसमें प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा करके और वसा की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके अपने आहार को हम पुनः जो है अत्यधिक पोषण से सुपोषण की ओर, बैलेंस डाइट की ओर ले जा सकते हैं और शरीर को पुनः आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। अब पोषक तत्वों का वर्गीकरण हम देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं डाइट और कल्याण पिरामिड चार्ट, जो कि हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं इस पिरामिड चार्ट में दर्शाए गए हैं, उनका अगर हम सेवन करते हैं
पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, उन प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए तो हम अपने आहार को बैलेंस बना सकते हैं। जो भोजन है इसमें रासायनिक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है और लगभग 50 रासायनिक पदार्थ भोजन में उपस्थित रहते हैं। ये शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। इन्हें पौष्टिक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कहा जाता है। प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स का अनुपात अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग होता है। इन पौष्टिक तत्वों को लेने से शारीरिक वृद्धि एवं विकास ठीक प्रकार से होता है। शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। भोजन में पाए जाने वाले इन पौष्टिक तत्वों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है और प्रोटीन एवं अमीनो एसिड पहला, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा वसा और वसीय अम्ल, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज लवण, छठवां जल। तो इन सबसे युक्त आहार हम संतुलित आहार बनाकर सेवन करें। अगर इनका मात्रा जो है असंतुलन युक्त आहार की थाली हम लेते हैं तो आपको मैंने पूर्व में बताया, इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो सकता है। हम कार्य के आधार पर पौष्टिक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। ऊष्मा, पहला ऊष्मा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कार्बोज और वसा होते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन एवं खनिज तत्व होते हैं। सुरक्षा व नियमन करने वाले जल और विटामिन तत्व होते हैं। आप यहाँ पर एक सेहत की थाली देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां दिखाई गई हैं। तो ये समस्त सीजनल सब्जियों को हमको 40% आहार में सम्मिलित करना चाहिए। 10% सीजनल फ्रूट्स को लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स 25% लेना चाहिए और 25% अनाज हमको लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। हेल्दी ऑयल का सेवन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में प्रातःकालीन धूप का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आरोग्य युक्त हमारा शरीर रह सकता है। पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पोषण को परिभाषित करते हुए पोषण वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य और बीमारी से भी पोषण का संबंध बताया। अतः स्वास्थ्य क्या है, इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक व मानसिक व सामाजिक निरोगता की अवस्था है। मात्र बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं माना जा सकता। जेई पार्क के अनुसार एक साधारण व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य एक स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ परिवार में, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ दिमाग का वास होता है। स्वास्थ्य मानव जीवन की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से श्रेयस्कर स्थिति है। पोषण और स्वास्थ्य में चोली दामन का संबंध होता है। स्वस्थ रहने के लिए उत्तम पोषण के साथ ही हमको निम्न 5 रूपों से भी स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। खाली हम बैलेंस डाइट लेकर स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हमारा शरीर जो है इसमें हमको फिजिकल फिटनेस बनाए रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जीवन के हर आयाम में व्यक्ति फिट रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन तो ले ही, साथ ही उचित व्यायाम भी करें, क्रियाशीलता बनाए रखें, पर्याप्त निद्रा ले, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मानसिक व संवेदनात्मक स्वास्थ्य देखें तो मानसिक स्वास्थ्य पर व्यक्ति की मनोभावों का, मनोदशा का, क्रोध, चिंता, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, तनाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क में अवसाद होने से, अस्थिरता होने पर भूख भी खत्म हो जाती है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इसलिए हमको इन सारे इमोशंस पर जो है को अच्छा बनाए रखना चाहिए। घर का वातावरण हेल्दी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। सामाजिक स्वास्थ्य जो है, एक व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ तभी माना जा सकता है जबकि उसकी विचारधारा संकीर्ण न हो, भाव संवेदनाएं जागृत हो, व्यक्ति व्यवहारिक रूप से संवेदनशील हो। यदि उन व्यक्ति में ये गुण समाविष्टित होंगे तो उसका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अगर
सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका सेहत भी अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य नेक्स्ट देखें तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन शैली अपनाकर आचरण में कर्तव्य पालन का समावेश कर आधुनिक युग में भाग दौड़ व तनाव ग्रस्त जिंदगी में शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो उसे शांति की प्राप्ति होगी, और यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सभी रूप से वह स्वस्थ रहेगा तो उसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसका मन जो है खुश रहेगा, शांत रहेगा और ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थ माना जाएगा। और इसलिए मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगी कि आप चार्ट में देख रहे हैं पूर्व में बताए गए सभी बातों को पर अमल लाकर और अपने भोजन में हेल्दी बैलेंस डाइट को अपना कर अपने ब्रेन को, मसल्स को, लंग्स को, स्किन को, बोन को, स्टमक को, हार्ट को, आईज को और हमारे शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों को आप स्वस्थ रखकर हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।